हेलो स्टूडेंट्स। मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अभी आप सबको पता होगा कि योगी सरकार ने 15 से लेके 18 फरवरी तक की एग्ज़ाम का बोला है। ठीक है, इसका मतलब आप सबके पास बहुत कम समय है। सबसे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लें और उसी को देखते हुए जो क्वेश्चंस है उसको लगाएं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हमारी जो अगले जो शिफ्ट थी 28 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए प्रति वस्तु की दर से 7 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, 11 रुपए में 9 वस्तुएं, 15 रुपए प्रति वस्तु की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, यदि लाभ औसत क्रय मूल्य पर 20% माना जाता है तो प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें। है ना, क्या बोला उसने कि जो लाभ है वो सभी पे कितना माना जाएगा, 20% का माना जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमने कितने की वस्तु खरीदी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7 वस्तु खरीदी है और एक वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपए। टोटल हमने कितने रुपए की यहाँ खरीद ली है, 70 रुपए की। ठीक है, दूसरी क्या करा हमने, 11 वस्तुएं थी उसे 9 रुपए के हिसाब से, नहीं 9 वस्तुएं थी उसे 11 रुपए के हिसाब से हमने खरीदा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ हमने 99 रुपए दिए उसको। अगले क्या बोला, 15 रुपए प्रति वस्तु की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। 14 वस्तुएं कितने की दर से खरीदी हमने, 15 के। तो इसमें हमने कुल कितने रुपए उसको दिए होंगे, देखो 15 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 225। 225 में से 15 माइनस कर देते हैं तो 15 का 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जाएगा 210। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हमने कितना खर्च करा, 210 रुपये। टोटल कितना खर्च हुआ होगा, 210 और 70, 280। 280 और 100, 380 माइनस एक्स, 389। इतने रुपए हमने टोटल खर्च करा है। उसने क्या बोला, यदि लाभ औसत क्रय मूल्य पर 20% माना जाता है तो प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो औसत बोला गया है या सब पे बोलो, बात तय की रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इसका जो है 20% निकाल लेते हैं। ठीक है, 389 का 20% कितना होता है। ठीक है, ये कितना होगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको अपन, 5 7 35, इधर 2 बचेगा, 2 9 पचम 25, 4 बचेगा, ये 8। इसका मतलब एक वस्तु जो है हमारी कितनी की आई, 75.8 की आई। ठीक है, तो अब देखो हमसे पूछा क्या है उनने कि प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये जो एक वस्तु की वैल्यू नहीं आई है, ये आई है टोटल लाभ आया है। ठीक है, ये 379 तो हमने इतने का हमने खरीदा है। ठीक है, और हमें लाभ कितने का हुआ, 75.8 का। ठीक है, और हमें इसका औसत विक्रय मूल्य निकालना है। तो कितनी वस्तुएं थी हमारे पास, 7 9 14, 21 और 9 30, बटे में 30 आ जाएगा। ठीक है, टोटल रुपए बटे टोटल वस्तु करते अपन। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस कर देते अपन, ये 0.8 तो यहीं रहेगा। देखो 9 5 14, यहाँ एक आ जाएगा, 7 7 14 1 15, एक और ये हो जाएगा 4 बटे 30। ठीक है, अब देखो जीरो को तो अलग अलग रख दो, पहले 3 से इसको भाग दे दो। देखो क्या आएगा यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 छंग 18। ठीक है, ये जीरो था, एक पॉइंट और आगे कर जाएगा उसको, तो विक्रय मूल्य इन सबका कितना हो जाएगा, 15.16 रुपए। ठीक है, समझ में आया। चलो ये हमारा पहले का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ हमसे क्या बोल दिया उसने कि जो ए प्लस बी है ये दोनों मिलके कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में। बी प्लस सी ये दोनों मिलके 16 दिन में काम कर रहे हैं।
और ए प्लस सी जो है 24 दिन में काम पूरा कर रहा है। सबसे पहले हमें पूरा काम निकालना पड़ेगा। पूरा काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो साइड से देखते हैं, ये 12, 16, 24। ठीक है, एलसीएम लेना है, 4 3, 4 चौक 6 चौक, 3 से जाएगा एक बार, 4 रहेगा, ये 2, 2 से 2 आएगा, 1 2 1, यहाँ पर 2। ठीक है, देखो 16 और 4 3 12, दूनी 24, दूनी 48, मतलब इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 48 आ गया। अब इनकी जो है क्षमता देखनी है, क्षमता या एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखो 12 से डिवाइड कर देंगे, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये भाग देंगे, कितना आएगा 4। उसी प्रकार 16 को 48 से भाग देंगे 3 आएगा, 48 को 24 से भाग देंगे, कितना आएगा 2। ठीक है, मतलब इनकी जो क्षमता है 4 3 2 आ गई। तो इन तीनों, इनकी जो कुल क्षमता कितनी आ जाएगी वो देखते हैं अपन। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितनी बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार है। इसका मतलब ये सब कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो हम इनको 2 बाहर ले लेते कॉमन इनका, और इनकी टोटल क्षमता कितनी आ गई, 4 3 7 2 2 9। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी और सी की जो कुल क्षमता है वो कितना हो जाएगा, 9/2। हमसे पूछा क्या है कि वे एक साथ कार्य करे तो कितने दिन में पूरा होगा। अब हमें पता है कि कार्य जो दिन होता है, दिन निकलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुल कार्य लिखते हैं बटा कुल क्षमता लिखते, जब सबकी बात करी हुई है हमसे। ठीक है, ये बस यहाँ पर क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर देनी है। टोटल कार्य कितना था हमारे पास, 48 था, बटा टोटल क्षमता कितनी थी, 9/2। 2 जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96/9। देखो ये तो 10 बार जाएगा, है ना, 9 दहम 90 पॉइंट, यहाँ 60 है, तो 9 छक्के 54 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, 10.6। ये चौथा वाला हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। तो तय कई करी कुल दूरी ज्ञात करें। हमसे क्या बोला उसने कि एक पूरी दूरी है, हम ले लेते लाइन खींच लेते हैं उसको, है ना, 2 मिनट, ये हुई लाइन हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ से लाइन खींचते हैं, इसका कलर क्या होगा, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया। 2 मिनट। ठीक है, तो देखो ये पूरी हमारे पास दूरी थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि जो आधी दूरी है, इसकी आधी दूरी को वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, वो करता है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। और ये जो आधी दूरी है इसको वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसकी जो पूरी लंबाई है, पूरी दूरी थी, वो कितनी है, डी है। तो आधे की बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, इधर भी d/2 हो जाएगी। अब देखो हमें क्या बोला है कि उसको, उस व्यक्ति को पूरी यात्रा में कितने 5 घंटे लगते हैं। मतलब हमें क्या बताया है कि उसको जो टोटल टाइम है वो कितना लगा है, 5 घंटे। ठीक है, तो देखो इस यहाँ मान लेते हैं उसको कितना लगा होगा, t1 टाइम, और यहाँ पर कितना समय लगा होगा, t2। तो यही बोला है ना आपको, जो t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, वो दी है 5 घंटे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो समय का जो फॉर्मूला होता है, समय क्या होता है, समय समय बराबर दूरी बटे चाल होती है ना। तो पहले आधे आधे डिस्टेंस के लिए, जो आधी दूरी है उसके लिए समय का क्या हो जाएगा, देखो दूरी कितनी है आधे पे, d/2 है। ठीक है, और स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, 21 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम चाल लिख देते हैं 21 किलोमीटर।
प्लस जो दूसरा आधा है उसमें इसकी दूरी कितनी थी, वो भी d/2 थी, है ना। और इस समय उसकी जो चाल थी वो कितनी है, 24। ऐसा करने पे हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम d/2 कॉमन ले सकते हैं, प्लस में यहाँ से हम 3 को भी बाहर ले सकते हैं। तो हम क्या क्या बाहर ले सकते हैं, वो हो जाएगा d/2 गुना 3, अंदर क्या बच जाएगा, 1/7 प्लस 1/8 इक्वल्स टू 5 बचा। ठीक है, अब देखो d तो यहीं रहने देते, पहले इनको सोल्व कर लेते। देखो 8 7 56, इधर 8 का मल्टीप्लाई होगा, इधर 7 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 8 और 7 15 हो जाएगा ऊपर, और 8 7 56 नीचे हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, d 6, 8 7 56 और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 15 इक्वल्स टू 5। देखो 5 से हम इसको काट सकते हैं, 5 3 15, और इससे हम 3 दूनी 6, तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 56 गुणा 2, कितना हो जाएगा ये, 112 किलोमीटर। ये हमारी दूरी है। समझ में आया आप सभी को। चलो कहाँ है क्वेश्चन और आंसर, ये रहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दो ट्रेन की गति का अनुपात क्या है, 5:6 है। दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहली ट्रेन की गति क्या हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो गति है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है दूरी बटे समय। ठीक है, ये तो उसको जैसे लिख दो। ठीक है, क्या है, दूरी बटे समय। अब देखो हमें क्या है, यहाँ पर किसका अनुपात दिया हुआ है, हमें दिया हुआ गति का अनुपात। कितना दिया हुआ है, 5:6। मान लेते हैं हम कि जो ट्रेन 1 है और ये वाली कौन सी है, ट्रेन 2 की स्पीड है। ठीक है, हमसे क्या बोला उनने कि जो दूसरी ट्रेन है वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो हम यहाँ से जो दूसरी ट्रेन है उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरी ट्रेन की हम क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं, है ना। चाल निकालने का क्या होता है, दूरी, दूरी कितनी चली उसने, 450, और कितना समय लिया, 5 घंटे लिया। इसका मतलब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 9 5 45, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये उसकी क्या हो गई, ओरिजिनल चाल हो गई। पर हमें रेशो में क्या बोला है कि जो उसकी चाल है वो कितनी है, 6 है रेशो में, और ओरिजिनल में है 90। कितने का मल्टीप्लाई करा होगा कि 90 आ गया होगा, ये करा होगा 15 का। रेशो में क्या होता है, जो मल्टीप्लाई एक तरफ होता है वही मल्टीप्लाई दूसरी तरफ भी होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी 15 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो देखो 15 पंजे कितना होता है, 75। इसका मतलब कि जो दूसरी पहली ट्रेन है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो हम यहाँ पर डायग्राम ले लेते हैं, है ना। ये क्या बोला है उसने, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो हम यहाँ पर पहले एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं। ठीक है, और उसने आगे क्या बोला है, उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई, लंबाई मतलब अपन एल मान लेते हैं, लेंथ, लंबाई क्या है, चौड़ाई की मतलब ब्रीथ की, चौड़ाई मतलब ब्रीथ, इसकी कितनी है, 3 गुनी है। तो इससे हमारा रेशो निकल जाएगा। तो देखो अगर हम है ना जो चौड़ाई है ना, इसको x मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी आ जाएगी हमारी, 3x आ जाएगी, है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को ले लेते हैं। यहाँ पर ये x है और ये क्या है, 3x है। आगे क्या बोला गया हमें, प्लॉट का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है। इससे क्या बोला उन्होंने, क्षेत्रफल मतलब ये अंदर का भाग हमसे बोला गया है, कितना है, 768 है। तो जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो क्षेत्रफल बराबर
ये हो गया लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 768 दिया हुआ है। लंबाई कितनी दी हुई है, 3x, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, x। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर 768, इसको 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, और एक्स स्क्वायर ये किसका वर्ग है, ये है 16 का वर्ग। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 16, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 तिया 48। यहाँ तक समझ में आया। आगे हमसे क्या पूछा है, प्लॉट की परिधि ज्ञात करें। अब देखो परिधि क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। अब हमें वैल्यू तो इसकी पता ही है, लंबाई कितनी है 48 है, चौड़ाई कितनी है 16 है, तो 2 गुणा 16, 16 और 48 कितना हो जाएगा 64, 64 दूनी 128। क्या आंसर हमारा 128 आंसर आया, ये थर्ड वाला सही है। चलो आगे देखते हैं। एक 3 अंकीय संख्या ABC जहां A 100वें स्थान पर हो, B 10वें स्थान पर हो और C इकाई के स्थान पर हो को ABC के रूप में फिर से लिखा जाता है। मतलब कि जो ये हमको दिया गया ABC, इसको हमने फिर से कैसे लिख दिया, ABC और ABC के रूप में लिख दिया गया। अब इसे क्या बोला है कि हमें 3, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित करना है, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो हम है ना ABC को कुछ नंबर मान लेते हैं, मान लेते हैं कि A जो है 1 है, B 2 है, C क्या है 3 है। तो ऐसे से इससे जो हमारा नया नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा हमारा, वो हमारा नंबर कितना बनेगा 1 2 3, फिर 1 2 3, मतलब हमारा नंबर ये है। इससे हमें भाग किससे देना है, 7 11 13 के एलसीएम से, है ना। तो देखो इन तीनों का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 1 0 0 1, क्योंकि ये तीनों क्या है एक दूसरे से किसी से भी कटते नहीं। इन तीनों को जब अपन है ना गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 101। अब हमें क्या बोला है, ये जो इनका एलसीएम आया है, इसको जब इससे भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, परिणाम 1 0 0 1। जब हम इसको काटेंगे तो एक बार कटेगा, तो 1 0 0 1 कटेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ये तो 0 बन गया, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही रहेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 ही रहेगा, और 1 में से 1 जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अब 2 उतर जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, अब 2 बार जाएगा, कितना आएगा 2002 आएगा। ठीक है, 2302 में से 2002 को हम माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 0 0 3, ये कट गया। फिर यहाँ से अब क्या उतर जाएगा, यहाँ पर 3 उतर जाएगा। 1000 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे, है ना, तो ये 3003 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 1001 को 1 2 3 1 2 3 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1 2 3 ही आ जाएगा। और हमसे यही पूछा है कि परिणाम क्या आएगा, तो 1 की जगह हमने क्या माना था, A 2 पे B C पे 3, मतलब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा A B C आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा फर्स्ट वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या हो रहा है, 5 अंकों की संख्या 2 4 7 डैश 8 को 44 से विभाज्य है। ये जो नंबर है ये 44 से विभाज्य है, तो x की जगह पे कौन सा अंक ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 44 के अंदर कौन कौन सा नंबर, जो प्राइम फैक्टर बोलते हैं ना जिसको, अभाज्य संख्या, कौन कौन से हैं वो, एक तो 4 होगा, सहअभाज्य संख्या एक 11 होगा। मतलब कि जो ये पूरा जो नंबर है ये 4 से भी कटना चाहिए और हमारा 11 से भी कटना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 4 से कटने का रूल क्या होता है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो भी अंक होगा हमारा, ठीक है, जो भी अंक होगा उसकी जो आखिरी की 2 जो डिजिट होगी, 2 अंक होंगे, ये वाला और ये वाला, ये 4 से कटना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर क्या है, आखिरी 2 डिजिट ये 2 हैं। ये 4 से कब कटेंगे, जब ये पूरा नंबर जो है 4 से कटेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 1 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 रख नहीं सकते, अब यहाँ पर हम 2 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा 28। क्या ये 4 से कट जाएगा, हाँ। चलो एक पॉसिबिलिटी हमारी हो गई कि यहाँ पर हम 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ 28 आना चाहिए, है ना, तो मतलब यहाँ 2 आ गया x की जगह पे। ये क्लियर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए 11 से कटने का रूल। 11 से कटने का रूल क्या बोलता है कि जो एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर, फिर दूसरा नंबर, ठीक है, और नीचे जो है एक एक नंबर छोड़ के इनका क्या करना है, प्लस करना है। ऊपर का ऊपर वाले से प्लस, नीचे वाले का नीचे वाले से प्लस। उसके बाद इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, या तो 11 आए या तो 0 आए, ठीक है, जैसे ये नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 4 7 x 8 मैंने कहा कि एक नंबर छोड़ के इनका प्लस करना। देखो पहले 2 को 7 का प्लस करना है, फिर 7 को 8 से प्लस करना, और नीचे इनको और इनको प्लस करना है। तो 2 और 7 9, 9 8 कितना हो जाएगा, 17, है ना। माइनस नीचे वाले को देखना, 4 और x, 4 प्लस 1, है ना। हम ऐसे इसकी जगह पे कौन सा नंबर रखें कि यहाँ पर 11 आ जाए, तो हम देख रहे हैं कि इसकी जगह पर अगर हम 2 रखते हैं, है ना, तो 2 रखने पे ये 6 बन जाएगा। 17 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये जो x है इसके जगह पे हम 2 रखेंगे, क्योंकि ये 4 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 11 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। x की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात कीजिए और फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलो पहले क्या बोला, 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का क्या करना है, हमें गुणनफल करना है और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो 256 जो है किसका वर्गमूल होता है, वो होता है 16 का, और 16 किसका वर्गमूल होता है, वो होता है 4 का। तो 16 चौक कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। हमसे ये बोला है कि जो परिणाम आएगा उसका हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। 64 किसका वर्गमूल है, वो है 8 का वर्गमूल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सियां और 4 टेबल, टेबल को मेज कर लो, कितने 530 में रुपए में खरीदा जा सकता है। पहले क्या बोला कि 2 कुर्सियों को अपन चेयर बोल सकते हैं, प्लस एक मेज को हम कितने में खरीद रहे हैं, 170 रुपए में। और दूसरी कंडीशन क्या बोली, 5 कुर्सियां मतलब 5 चेयर प्लस 4 मेज हम कितने में खरीद रहे हैं, 530 में। किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक को हमको काटना पड़ेगा। हमसे पूछा क्या है, कुर्सी की वैल्यू पूछी है। कुर्सी की, ऐसे क्वेश्चन में अगर कुर्सी की वैल्यू पूछी है तो हमें मेज को हटाना चाहिए। इससे क्या होगा, कुर्सी हमें बच जाएगी। तो मेज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, 4 दूनी 8 सी हो जाएगा, ये 4 एम हो जाएगा, इक्वल टू 17 चौक 68, 680 हो जाएगा नीचे। तो ये ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा, 5c प्लस 4m बराबर 530। इसको अपन घटा देते हैं, 4m से जो 4m वो तो पूरी तरह हट गया। यहाँ कितना बचेगा हमारा, 8 में से 5 जाएंगे तो 3c इक्वल टू 680 में से जब 530 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 150। तो चेयर, एक चेयर कितने की हमारी, 50 रुपए की। समझ में आया वाला क्वेश्चन, कहाँ है, सेकंड वाला ऑप्शन। चलो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x के खाते में 90.5 रुपए शेष राशि है। 6.14 रुपए जमा करने पर
और 70.16 रुपए की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। उसके पास कितनी राशि थी पहले, 90.53। उसके बाद यहाँ प्लस या माइनस होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ हमारे पास प्लस बचेगा या माइनस बचेगा। तो देखो उसने कितनी जमा करी है 67.15 और निकाली कितनी है 70.16। इसका मतलब उसने जमा कम करी है और निकाली ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं कि कितनी निकाली है उसने, तो हम देखते हैं 70.16 में से हम क्या करते हैं 67.14 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर 0 2 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर 3 और ये 0। इसका मतलब हमें कितना घटाना पड़ेगा 3.02। तो यहाँ से हम 3.02 को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 5। 90 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 87.51 रुपए अभी भी खाते में बचे होंगे। यही हमारा उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है। तो हम मान लेते हैं क्या बोला है, बड़ी छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या के, बड़ी संख्या अपन बी मान लेते हैं और छोटी संख्या हम सी मान लेते हैं। कंडीशन क्या बोली, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से, छोटी संख्या के 2 गुने से कितनी अधिक है 2 अधिक है। ये हमारी इक्वेशन बोल रही है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के दुगने से 2 बड़ी है, तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो एचसीएफ एलसीएम और जो नंबर होते हैं इनका रिलेशन क्या होता है, वो होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, ये उसका फॉर्मूला होता है। हमें एचसीएफ कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। पहला नंबर कोई बड़ा मान लो या छोटा मान लो, पहले को अपन छोटा मान लेते हैं। तो छोटा नंबर क्या था हमारा सी था, गुणा बड़ा नंबर क्या था सी गुणा 2 प्लस 2, ये होल ब्रैकेट, ये पूरा एक नंबर है। चलो यहाँ क्या करना है हमें 72 दूनी 144 बराबर ये क्या था 2c हो जाएगा, 2c प्लस 2 और यहाँ पर c गुणे में था, इसका अपन गुणा करेंगे तो ये 2c स्क्वायर प्लस 2c हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2c स्क्वायर प्लस 2c लिख सकते हैं। इसका मतलब c की हमें ऐसी वैल्यू देखनी है छोटी वाली की जिसका मल्टीप्लाई सम करने पे 144 हो जाए। तो हम ऐसे क्वेश्चन में सबसे अच्छा रहता है कि ऑप्शन से चेक करें। पहले हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन, ये कॉमन और ये हो जाएगा 72। ऐसी 2 संख्याएं लेना है जिसका c स्क्वायर और c का सम करने पे 72 आए। पहले हम 4 देखते हैं, जब हम 4 यहाँ रखेंगे c पे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 कितना हो जाता है ये 20। इसका मतलब पहला वाला तो हमारा नहीं होगा। दूसरा 6 लेके देखते हैं हम, 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 42। मतलब पहला वाला भी गलत हो गया और हमारा दूसरा वाला भी गलत हो गया। अब हम क्या करते हैं 8 रख के देखते हैं इसकी यहाँ पर, ठीक है, तीसरी जगह पे 8 रख के देखते हैं। जब 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये हमारा 72। इसका मतलब कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है 8 है। आप इसको क्या करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते थे, ठीक है, द्विघात समीकरण से भी कर सकते हैं, पर वो बहुत लंबा हो जाता है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप क्या करें जो ऑप्शन में ऑप्शन दिए हुए हैं उसको रख के देख लें और आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। यहाँ हमारा कितना आंसर आ गया 72। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x का मान ज्ञात कीजिए। यदि यदि ये दिया है हमको क्वेश्चन में, हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन में दिया है 4/5, ये 12/10, ये प्रोपोर्शन का साइन अनुपात समानुपात का साइन, ये हो गया x/6
अनुपात 9/2। पहले तो इसको काट देते हैं, 6 और 5 कर लेते हैं। अब जो रेशो है ये फ्रैक्शन का डिवाइड का काम करता है, इसका मतलब जो 6/5 है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 4/5 और बड़ा ये हो जाएगा 6/5 बराबर x/6 और ये आ जाएगा 9/2। जब इसको ऊपर ले जाना होता है तो जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है वो सबसे ऊपर चली जाती है, जो ऊपर वाली है वो इसके साथ आ जाती है। ठीक है, देखो अब नई तरह से क्या बन जाएगा, ये 4x5 और नीचे क्या हो जाएगा 5x6। उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा, x के साथ में कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 6 के साथ में कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब काट देते हैं, 5 से 5 कट गया, 6 से यहाँ 6 कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, जो इधर 9 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18 आ जाएगी। हमसे x की ही वैल्यू पूछी थी, तो x इक्वल टू 18 आ गया। तो ये हमारा 14 वाला क्वेश्चन, चौथा वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, 750 में से 80 के 120 का 40% ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 750 का 80%, 80% मतलब बटे में 100। इसका भी हमें क्या करना है 120% और इसका भी हमें क्या करना है 40%। यहाँ 0 से 0 कटा, ये वाले 0 से ये वाला 0 हमने हटा दिया। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड करना है। अभी हम इसको 2 से और काट सकते हैं, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर भी 5 बचेगा। ठीक है, अब 5 5 25 और 25 3 75। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ 8 बच गया और यहाँ 12 बच गया। तो 8 3 24 गुणा 12। अब 24 को 12 से गुणा करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 20 और 4 में तोड़ लेते हैं, तो 12 दूनी 24, यहाँ हो जाएगा 240, 12 चौक 48। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 288। ये हमारा सही उत्तर है, ये पहला वाला। चलो अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई थी और उसके लिए 500 रुपए 50 रुपए की मरम्मत शुल्क दिया गया था। आप सबको पता होना चाहिए जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, वो होता है कुल लागत होता है। यूं नहीं कि हमने जो दुकानदार को दे दिया वही क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या होता है, कुल लागत, उसको खरीदने में उसे कितना पैसा देना पड़ा, उसकी मरम्मत में, उसकी ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा देना, वो पूरा जो क्रय मूल्य कहलाएगा। तो यहाँ पर इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 प्लस 50। इसका मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा हमारा 350। आगे क्या बोला है, इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो क्रय मूल्य का 110% है। हमें क्या बोला कि एमपी पर 20% लाभ लेगा वो, और क्या बोला जो क्रय मूल्य है, एमपी जो है क्रय मूल्य का 110% है। ये क्या है, क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो क्या हुआ, 350 जो है 100% की वैल्यू है और हमें कितने की निकालनी है, 110% की। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 11। ये 0 से ये 0 गया, 35 का जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 8 और 3 हो जाएगा। तो हमारा जो अंकित मूल्य है या एमपी है वो कितना आ गया, 385 रुपये। अब उसने क्या बोला कि इसने 20% लाभ किस पे कमाया है, अंकित मूल्य पर। अब हमें इसका जो है 20% निकालना है। 20% लाभ कमाया मतलब, अब इसको हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। 20% लाभ कमाया मतलब 100 पे 20% 120 हो जाएगा ये। तो ये 20 से काटेंगे 6, ये हो जाएगा 20 से 5 बार। 5 से इसको काटते हैं, 5 सते 35, फिर 5 से काटेंगे, 5 सते 35। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6
4 आ जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? थर्ड वाला 462। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% और 10% की दो क्रमागत छूट लागू होने पर लागू कुल प्रतिशत छूट क्या होगी? हमें क्या बोला है, कोई वस्तु है, पहले उस पर क्या हुआ, 20% छूट दे दी, फिर उसके बाद 10% की छूट दी। इसका मतलब ये क्या हो गया, सक्सेसिव आ गया। और सक्सेसिव में हम क्या करते हैं, वो x जब हम बट्टा देंगे तो माइनस में चलेंगे, माइनस एक्स, और माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो x इंटू एक्स अपॉन 100 होता है। यहाँ पर x, पहला x क्या दिया हुआ है, नहीं ये y हो जाएगा, x और y हो जाएगा। x हमको पहला क्या दिया हुआ है 20%, और यहाँ कितना दिया हुआ है 10%। इसकी वजह से हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -10 प्लस 20 गुणा 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा -30 प्लस 2, कितना का हमको छूट मिल जाएगी, -28 की। अगर ऐसे नहीं करना है तो इसको हम रेशो से भी कर सकते हैं। देखो हमें क्या बोला, 20% की छूट दी है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, और जो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। हमें क्या बोला है कि छूट दी गई है, इसका मतलब क्या होगा, वो सामान 5 का होगा और 1 की छूट दी है, तो उससे बेचा कितने में होगा, हमने 4 में। उसी प्रकार 10% में क्या होगा, वैल्यू जो सामान थी 10 की थी, 1 का छूट दिया, तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा। अगर ये क्रॉस में कट रहे हैं तो इसे काट दो, देखो ये 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 55 25, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। वो सामान कितने का था, 25 का था, उसे बेचा कितने में हमने, 18 में। कितने का हमें डिस्काउंट मिला, यहाँ पर छूट कितने की मिली है, वो है 7 की छूट मिली है। 7 की छूट किस में मिली हमें, 25 पे। परसेंट निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई, 25 चौक 100 और 7 चौक 28, कितने परसेंट की छूट मिली है, 28%। चाहे आप सक्सेसिव से कर लो, चाहे आप रेशो से कर लो, आंसर एक ही आना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्या बोल रहा है, यदि 1000 के मूलधन पर साधारण ब्याज से 5 वर्षों की अवधि में 440 का ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। उन्होंने क्या बोला हमें कि 1000 के मूलधन पर साधारण ब्याज से 5 वर्षों की अवधि में 440 रुपए ब्याज मिलता है। कितने साल, 5 साल। और 5 साल में हमें कितना ब्याज मिल गया, 440। तो 1 साल में हमें कितना ब्याज मिला होगा, इसको 5 से भाग दे देते हैं, 8 45, 8 45। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्याज है 1 साल में हमें कितना मिला, 88%। और हमें क्या बताना है कि दर क्या होगी। तो 1 साल में जो ब्याज मिला है 88, किस पे मिला है, मूलधन पे जो है 1000। इसके हमें परसेंट निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये जीरो है, ये यहाँ पॉइंट लगा देगा, तो दर कितनी आएगी हमारी, 8.8%। इसका सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 1000 रुपए का मूलधन पर 331 रुपए का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज किस समय के लिए प्राप्त किया गया था। क्या बोला, 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए के मूलधन पर 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिला। हमें समय बताना है कि कितने समय में हमें ये मिला होगा। क्या बोला है, 10% की वार्षिक दर से, है ना। 1000 वो था हमारा मूल था, बढ़ के ये कितना हो गया, 1000 प्लस 331। प्रिंसिपल या मूल हमारा 1000 था, और जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 1331। अगर आपको दर निकालनी हो या समय निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जो ये दिया हुआ है ये किसका स्क्वायर या क्यूब बन रहा है वो देख लेते हैं हम। तो हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो है
11 का क्यूब है, घन है, और ये क्या है, ये 10 का घन है, और ये 11 का घन है ना। ये जो है घन बन रहा है किसका, 11 का, और 10 का घन बन रहा है। इसका मतलब हमें कितने का ब्याज मिला होगा, 1 का ब्याज मिला होगा। कितने पे, 10 पे। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा हमारा, 10%। तो हमें कुल ब्याज कितना मिला होगा, 10%। और यहाँ क्या बोला, हमें 10% वार्षिक ब्याज से की दर से ब्याज मिला। तो हमें कितना ही ब्याज, कितने साल लगे होंगे 10% कमाने, 1 ही साल लगे होंगे। अगर यहाँ पर 10 कुछ और नंबर होता, यहाँ मान लो 20 आ जाता, 20% आ जाता, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 साल में उसे 10 का मिला है, तो कितने साल में उसको 20 का मिलेगा, डबल कर देते 21%, 2 साल में मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, 3 भागीदारों ए, बी और सी ने 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ साझा किया। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए से 200% अधिक था। क्या बोला उनने, पहले तो ये बोला है कि जो ए है और बी है और सी है, इनने अपने लाभ को किस प्रकार बांटा है, 4:5:6 में बांटा है। आगे क्या बोला है, यदि लाभ में सी का हिस्सा कितना है, 6 है, ए के 200 रुपए अधिक था, ए से 200 रुपए, ए का हिस्सा कितना था, 4 था, इससे कितना अधिक है, 200 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 200 रुपए, एक की कितनी आ जाएगी, 100 रुपए। हमसे पूछा क्या है, तो इनके द्वारा उत्पन्न कुल लाभ ज्ञात करें। तो इनके द्वारा कुल उत्पन्न लाभ कितना है, 5, 4, 9, 9, 6, 15 है, और एक की वैल्यू 100 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1500। ये हमारा उत्तर हो गया। कहाँ है पहला वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, 3 भागीदारों ए, बी और सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ साझा किया। नया भागीदार डी शामिल हुआ जिसने प्रत्येक ए और सी के आधे शेयर लिए। यदि डी का लाभ का हिस्सा अब 100 रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात करें। यहाँ क्या बोला है कि 2, 3 और 4 किसका लाभ का अनुपात है, ए, बी और सी। अब क्या हुआ, कोई डी है वो बीच में आके टपक गया, आ गया, उसने क्या हुआ करा, ए का और सी का क्या हुआ, आधा हिस्सा ले लिया। इनका जो आधा हिस्सा कितना हो जाएगा, 2+4/2। इसका मतलब डी ने कितना हिस्सा लिया, 3 हिस्सा लिया। अब इनका जो नया अनुपात कितना हो जाएगा, जब एक आधा करेंगे, तो यहाँ नया अनुपात देख लेते हैं, ए, बी, सी और डी। ए के पास पहले कितना था, 2 था, जिसमें से एक डी ने ले लिया, बचेगा कितना इसके पास, ए। बी के पास तो उतना ही था, 3 का 3 ही था। सी के पास 4 था, इसका आधा ले लेगा तो कितना बचेगा, इसके पास 2 बचेगा। और डी के पास अब कितने हो गया, 3 हो गया। ये इनका अनुपात बन गया। अब उसने क्या बोला है, यदि डी का लाभ का हिस्सा 100 रुपए है, अगर 3 की जो वैल्यू है 100 रुपए है, तो उनका कुल लाभ कितना होगा, इनका कुल लाभ कितना होगा, 3, 2, 5, 5, 5, 3, 8 और 1, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, 9 की वैल्यू कितनी होगी, जब 100 जो है 3 की वैल्यू है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 3 तिहाई 9 और 10 तिहाई 300। इसका मतलब इन तीनों को, इन चारों को कितना लाभ हुआ होगा, वो हुआ होगा 300 रुपए का। समझ में आया वाला क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि यही आपका जो है आखिरी क्वेश्चन था। हाँ, तो देखो, अगर आपको मेरा समझाया समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मेरा ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। इसके बाद अब देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो एग्ज़ाम है वो 15 से लेके 18 फरवरी तक हो सकती है। तो हमारे पास अब कितना दिन बाकी है, कम से कम 35 दिन बाकी है। तो मैं आपके लिए 35 दिन में 35 सेट मैथ्स के लेके आ रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ये पूरे सेट
सोल्व करने को मिल जाए। ठीक है, चलो आज का हमारा सेशन यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।